देखिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं, एग्जेम्पशंस। कैपिटल गेन की एग्जेम्पशंस। इंडिविजुअल या एचयूएफ असेसी होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंट्स। टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी ओनली लॉन्ग टर्म मोर देन 24 months। अब देखिए, आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस बेचा, बिल्डिंग बेची या लैंड अपॉर्टिनेंट बेचा। लैंड अपॉर्टिनेंट वही हाउस प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड को हम लैंड अपॉर्टिनेंट बोलते हैं, है ना। और कुछ भी बेचते हैं और इसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो भी वो टैक्सेबल अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी बोला जाता है उसे। क्लियर। और सिर्फ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आपने जो घर बेचा, मान लो एक एक 20 को बेचा, गवर्नमेंट बोली 1 साल पहले एक एक 19, 2 साल के अंदर एक एक 22 और 3 साल के अंदर आप परचेज कर लीजिए न्यू हाउस। परचेज कर लीजिए न्यू हाउस, या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लीजिए। अब ये क्या है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने कोई घर, लैंड या बिल्डिंग कुछ भी बेचा, 24 महीने से ऊपर था, लॉन्ग टर्म हो गया। सेल प्रोसीड मान लो 20 लाख रुपए, एक्सपेंस ऑन सेल मान लो 50,000 है, नेट सेल प्रोसीड आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 14 लाख रुपए है, और अगर इंप्रूवमेंट है तो वो भी इंडेक्स लेस कर देंगे। 5,50,000 हमारा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप चाहते हैं ये कैपिटल गेन बच जाए, इस पर टैक्स ना लगे। तो जिस दिन आपने ये घर बेचा, अगर उससे 1 साल पहले के अंदर भी घर खरीद लिया तो भी आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। बेचने के 2 साल के अंदर अंदर अगर आपने घर खरीद लिया तो भी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, या 3 साल के अंदर बनवा लिया तो एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जानते हैं होता क्या है, यहाँ टाइम जरूर 2 साल का दिया है यहाँ से यहाँ तक, बट उससे पहले आ जाएगी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, जो जनरली 31 जुलाई होती है आपकी। और अगर ऑडिट नहीं हो रही है तो 31 जुलाई, ऑडिट हो रही है 30 सितंबर। इस डेट तक आपने या तो घर खरीद लेना है या बनवा लेना है। आप ना खरीद पाए ना बनवा पाए तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक काम कीजिए, इसे आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में जमा कर दीजिए, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में। अब मान लीजिए मैंने पूरा जमा करा दिया तो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 5,50,000 मुझे पूरी मिल जाएगी, और मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, नहीं, मुझे कुछ भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। कुल मिला के ध्यान रखना, जो ये कैपिटल गेन है, जितना मैं इन्वेस्ट करूंगा उतना ही मुझे क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। पहली बात ये है।
और कहाँ से, जिस दिन हमने ये घर बेचा उससे पहले भी अगर मान लो कोई घर खरीद लिया था तो एग्जम्पशन अवेलेबल है। बेचने के 2 साल के अंदर खरीद लो या 3 साल के अंदर बनवा लो, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगी, ROI की डेट। ना खरीद पाए ना बनवा पाए इस डेट तक तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, आप अपने पास नहीं रख सकते, आप इसे यूज नहीं कर सकते। और उस अकाउंट का नाम है कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट। और जमा करते ही मुझे क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन। अब मुझे करना क्या है, इस डेट तक पैसे इस अकाउंट से निकाल के तो मकान खरीदना है, या इस डेट तक अकाउंट से निकाल के मकान बनवा लेना है। ना मैंने खरीदा ना बनवाया, टाइम एक्सपायर हो गया। तो जिस पीरियड में टाइम एक्सपायर होगा 1/1/23 में, इसका मतलब 22/23 हुआ, तो 22/23 की इनकम मानी जाएगी, जो हमें एग्जम्पशन ये मिली थी वो छीन ली जाएगी। 5,50,000 पूरी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कौन सा कैपिटल गेन माना जाए, जो जमा कराया था, लॉन्ग टर्म जमा कराया लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म। इस सेक्शन में सिर्फ लॉन्ग टर्म है इसलिए लॉन्ग टर्म है, आगे कुछ सेक्शन आएंगे वहाँ शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। तो मैंने यूनिवर्सल बात बता दी कि जो भी पैसा आप जमा कराएंगे कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट में, अगर वो टाइमली यूज नहीं हुआ तो जब टाइम एक्सपायर होगा उस ईयर की इनकम मानी जाएगी, और अकॉर्डिंगली उस पर क्या देना पड़ेगा आपको, टैक्स देना पड़ेगा। बोले इतनी बात समझ आई या नहीं है, बात क्लियर। अब देखिए, मान लीजिए मैंने 5.5 लाख का मकान खरीदा और 6 महीने बाद ही बेच दिया 8 लाख में। जरा बताओ लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, कितने में बेचा। अब जानते हैं 5.5 का 8 में बेचा तो 2.5 लाख ऊपर मिला, ये तो वैसे ही शॉर्ट टर्म हो गया। और बताओ, आपसे गवर्नमेंट कहती है कि जो मकान आपने नया खरीदा वो 3 साल तक हम नहीं बेच सकते, और आपने 3 साल से पहले बेच दिया, तो आपने उनकी बात मानी या नहीं मानी। तो बताओ, जो एग्जम्पशन दी गई थी 5.5 लाख की वो भी छीनी जाएगी, और छीनने के बाद वो तब तो लॉन्ग टर्म थी, देखो लॉन्ग टर्म थी कि नहीं। अब ये बन जाएगी शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म बनने से नुकसान क्या होगा, लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स रेट है, शॉर्ट टर्म पे 30% में भी जा सकता है, स्लैब में चला जाएगा। तो हमने यहाँ से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है, और इसका तरीका क्या है, परचेज माइनस एग्जम्पशन। कितने की खरीदी थी, 5.5, एग्जम्पशन भी कितनी, 5.5, क्या हो गया, नील। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना होगा, 8 लाख पूरा होगा, और इस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोबारा बता रहा हूँ, 3 साल से पहले अगर आपने ये घर बेच दिया नया वाला, तो भैया आपको जो भी एग्जम्पशन मिली थी वो भी छीन ली जाएगी, और ऊपर जो मिला वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ही। 5.5 का 8 में बेचा, 2.5 लाख शॉर्ट टर्म, और 5.5 भी क्या बन गया, शॉर्ट टर्म। तो 5.5 और 2.5 8 लाख, 8 लाख पूरा क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोले इतनी बात समझ आई या नहीं आई। अब जानते हैं इसमें एक छोटा सा बदलाव आया है 2021 असेसमेंट ईयर में, ध्यान से सुन लें। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वो 2 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो अभी हमारा 5.5 लाख था, अभी था ना ये 5.5 लाख, ये मैंने अभी क्वेश्चन एक एग्जाम्पल कराया, कैपिटल गेन 5.5 लाख। अगर ये 2 करोड़ से ऊपर है तो आप एक ही घर खरीद सकते हैं, और अगर ये 2 करोड़ से नीचे तो 2 घर खरीद सकते हो, बस ये याद रखना है। अगर आपको कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो केवल एक ही घर खरीदोगे आप, और अगर 2 करोड़ तक है, 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो आप 2 घर खरीद सकते हो। बस इतना याद रखना है, और क्या रखना है, कैपिटल गेन का अमाउंट 2 करोड़ बोल दिया उन्होंने। 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर खरीदोगे, 2 करोड़ तक है तो 2 घर खरीद लो। हाँ, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। अब लेकिन इसमें एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अच्छा 2 घर का भी टाइम लिमिट यही है, सब जो कुछ मैंने लिखा है सब कुछ वही है, बस एक बदलाव क्या आया कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर खरीद सकते हो, और 2 करोड़ से तक है तो 2 घर खरीद सकते हो। एक नोट दिया, वेयर ड्यूरिंग द एनी असेसमेंट ईयर द असेसी हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज और कंस्ट्रक्ट 2 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any assessment year। 2 घरों वाला ऑप्शन आपने ले लिया, तो अब आप भैया भूल जाओ, अब आपको कभी भी कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। कोई और घर बेचा और आप चाहो वहाँ से कैपिटल गेन हुआ है तो फिर एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगी। क्लियर। तो बताओ समझ आया। एक बार रिकैप कराऊं। असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ, लैंड बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी, लैंड अपॉर्टिनेंट 24 महीने से ऊपर ओनली लॉन्ग टर्म। हमने कैपिटल गेन निकाल दिया ये 5.5। अब ये बचाना है तो डेट ऑफ सेल से
1 साल पहले के अंदर खरीद लिया, या 2 साल के अंदर, या 3 साल के अंदर, दो, एक और दो खरीदना और 3 साल में कंस्ट्रक्ट है। लेकिन मैंने आपसे बताया था इस बिटवीन रिटर्न की डेट आ जाएगी। अगर रिटर्न की डेट तक ना खरीद पाए ना बनवा पाए तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे, कैपिटल गेन जमा करते ही आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। और फिर आपने पैसे निकाल के यहाँ तक खरीदना है, यहाँ तक बनवाना है, ना खरीदना ना बनवाया, और कैपिटल गेन अकाउंट में रखा रखा पैसा टाइम एक्सपायर हो गया, तो फिर जिस ईयर में टाइम एक्सपायर होगा उस ईयर की इनकम मानी जाएगी। अब चूंकि एग्जाम्शन कैपिटल गेन में मिली तो टैक्सेबिलिटी भी कैपिटल गेन में आएगी। लेकिन कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। तो कह रहे हैं जो जमा करा था कैपिटल गेन में वही मिलेगी आपको। यहाँ लॉन्ग टर्म था तो लॉन्ग टर्म ही मानी जाएगी। अच्छा, जो आपने नया घर खरीदा कितने साल तक नहीं बेच सकते? 3 साल से पहले बेचा तो जो ऊपर मिला वो शॉर्ट टर्म और एग्जाम्शन भी शॉर्ट टर्म। अच्छा, अगर कैपिटल गेन 2 लाख से 2 करोड़ से ऊपर है तो एक ही घर खरीद सकते हैं, और 2 करोड़ तक है दो। लेकिन आपने 2 घर वाला ऑप्शन अगर एक्सरसाइज कर लिया तो फिर आपको आगे कभी भी एग्जाम्शन नहीं। बस इतना तो याद रखना है। बोलो, सिंपल। एक सवाल दे रहा हूं, ट्राई करो। नहीं, ये करो। चलिए, ये क्वेश्चन मेरा आप करवाएं। पीरियड ऑफ होल्डिंग बताएं। 17 नहीं, ये तो बेच है ना, हैं? अरे डेट ऑफ परचेज बताइए। 1/10/2006 से 16/6/19। लो जी, हो गया लॉन्ग टर्म। और रेजिडेंशियल हाउस बेच रहा है, कंडीशन भी हो गई पूरी। इंडिविजुअल है, एग्जाम्शन मिलेगी। अब जानते हैं एग्जाम में चलाई क्या करेगा, कंपनी लिख देता। अगर नितिन की कंपनी लिखा होता तो एग्जाम्शन नहीं मिलती, फिर पूरा टैक्सेबल होता। ध्यान रखना इस बात को। सेल प्रोसीड बताओ, कोई एक्सपेंस है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,40,000, 122, 289। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 60,000, 167, 289, 94। देख के, अबे देख के बताओ ना सही सही यार। अब बताओ कितना आ रहा है फिर ये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताओ। बोलो, यहां तक बात समझ आई? सिंपल है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब बेचा है यानी इस डेट के 3 साल मतलब 1 साल पहले या 2 साल के अंदर खरीदो। तो देखिए उन्होंने नया मकान कब खरीदा है? 21/11/2019। रिटर्न की डेट से पहले ही खरीद लिया साहब। तो बताओ एग्जाम्शन दे दूं? बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बोलो इतनी बात समझ आई या नहीं है? अब देखो, ये वाला मकान इन्होंने 3 साल से पहले ही बेच दिया। अब बताओ क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसकी, नए मकान की? 21/11/19 से, देखो रिटर्न की डेट थी 31 जुलाई, उससे पहले ही बेच दिया। शॉर्ट टर्म, सेल प्रोसीड, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, परचेज माइनस एग्जाम्शन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 9 लाख। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? बेटा मैंने आपको बताया था कि 2 लाख ऊपर मिला वो तो शॉर्ट टर्म है ही, और एग्जाम्शन छीन ली जाएगी 7 लाख की, तो टोटल 9 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसका मैंने एक सिंपल फॉर्मूला बताया, परचेज माइनस एग्जाम्स। 7 का परचेज किया, 7 ही की एग्जाम्शन, कॉस्ट 0 हो गई, अपने आप 9 लाख आ गया। लेकिन जानते हैं इस सवाल में अगर हमसे एग्जामिनर ओपिनियन मांगता कि आपकी ओपिनियन क्या है, एग्जाम्शन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ध्यान से सुनना, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है।
देखो साहब, मेरी ओपिनियन ये होती कि मैं एग्जाम्शन नहीं दिलाता। क्यों नहीं दिलाता, ध्यान से सुनो। रिटर्न की डेट से पहले ही बेच दिया, इसका मतलब हमें पता है हमारे क्लाइंट ने गलती कर दी। अगर मैं रिटर्न में ये एग्जाम्शन क्लेम करूंगा तो फिर टैक्सेबिलिटी ऐसे होगी, अभी लॉन्ग टर्म ही होगा, और ये 7 लाख भी क्या बन गया यहाँ पे, शॉर्ट टर्म बन गया। लेकिन अगर मुझे पता हो कि मेरे क्लाइंट ने गलती कर दी है तो मैं क्या करूंगा, ये एग्जाम्शन क्लेम करूंगा ही नहीं। अब बताओ, ये 7 लाख अपने आप यहाँ जुड़ा हुआ है कि नहीं लॉन्ग टर्म, तो बताओ यहाँ कितना रह जाता फिर, 2 लाख। तो यहाँ शॉर्ट टर्म होता 2 लाख आपका, तो जो 7 लाख है वो क्या 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 रहता, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म ही रहता। अगर आपको पता चल जाता है ऐसा कि आपके क्लाइंट ने रिटर्न फाइल करने से पहले गड़बड़ी कर दी है, तो आपको एग्जाम्शन क्लेम नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एग्जाम्शन क्लेम करती, देखो 7 लाख यहाँ अपने आप इनडायरेक्टली शॉर्ट टर्म हो गया कि नहीं। और अगर मैं एग्जाम्शन क्लेम नहीं करूँ तो वो 7 लाख इसमें शामिल है, तो लॉन्ग टर्म मान के टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। तो बस ये ध्यान रखना है आपने। बोलो, बात समझ आई या नहीं आई, बात क्लियर, मन में कोई दुविधा? आगे चलूँ, अगला सेक्शन है 54B। देखिए, अब सारे सेक्शन एक जैसे ही हैं, बस आप ध्यान से सुनते चले जाएंगे। ऐसी एग्रीकल्चर लैंड है जो अर्बन एरिया में है, यानी हम कह सकते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन से मतलब दिल्ली अर्बन एरिया है, और यहाँ कोई लैंड पड़ी है और उस पर खेती हो रही है एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसी एग्रीकल्चर लैंड को आप बेचोगे तो कैपिटल गेन भी तगड़ी मात्रा में होगा। तो उस कैपिटल गेन पर हमें कैसे एग्जाम्पशन मिलेगी वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। ध्यान रखना, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट ही नहीं है, और जब रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल असेट है ही नहीं तो उस पर कितना भी कैपिटल गेन हो टैक्स ही नहीं लगेगा उसके ऊपर। ये किसके लिए पढ़ाने जा रहा हूं, अर्बन को। अब देखिए इसमें क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इंडिविजुअल के द्वारा या उसके पेरेंट्स के द्वारा या एचयूएफ के द्वारा, कम से कम कितने साल, 2 साल से ऊपर। अब 2 साल से ऊपर है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने बेची और मुझे कैपिटल गेन हुआ, अब इस कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करना है, तो इस कैपिटल गेन को मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कहां पर, एग्रीकल्चर लैंड 2 साल के अंदर अंदर खरीदनी होगी बेचने के, लेकिन 2 साल के अंदर का टाइम है तो बीच में रिटर्न की डेट आ जाएगी। अब रिटर्न की डेट आ गई तो ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते, ये पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराना है, और वहां से निकाल के फिर 2 साल के अंदर अंदर एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है। अच्छा, कौन सी एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, अर्बन या रूरल, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो आप कोई भी खरीदोगे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। और अगर 2 साल में नहीं खरीदी, टाइम ओवर हो गया, तो जिस ईयर में 2 साल ओवर होंगे उस ईयर का कैपिटल गेन माना जाएगा। लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म है शॉर्ट टर्म। और जो आपने नई लैंड खरीदी कितने साल तक नहीं बेच सकते, 3 साल से पहले बेचा तो बस ये ऐसे ही हो जाएगा, मैंने करवाया था ना आपको, तो ऊपर मिलेगा शॉर्ट टर्म, और जो एग्जाम्पशन है वो भी क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म। बोलो, बात समझ आई या नहीं आई? चलो ये वाला सवाल करके दिखाओ। देखिए साहब, इस सवाल में क्या है, 4-5 में लैंड खरीदी 46,400 की, 46,400, और 780 की बेच दी 1,519 को, ठीक है। और 70,000 की खरीद ली, 30 जमा कर दिया, तो दोनों 1 लाख का मिल जाएगा आपको, खरीदने पर भी और जमा करने पर भी। बस ये तो बड़ा छोटा सा सवाल है, तो आराम से हो जाएगा, सब मिलके करवाओ। $7,80,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 46,400, 113, 289, 118, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो देखो, जो आपने लैंड खरीदी 70,000 और डिपॉजिट जो कराया
सो पूरा 1 लाख यू कैन क्लेम एग्जेम्पशन. नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स इज 331. सिंपल. अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए. मुझे कैपिटल गेन हुआ, मैंने क्या किया, मान लो मुझे दिल्ली में मैंने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भेजी और मुझे 100 करोड़ का कैपिटल गेन हो गया, बहुत बड़ी जगह थी. मैं यूपी में गया, 2-3 गांव खरीद लिए. अब आप बताओ, एग्रीकल्चर लैंड खरीद ली, 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए. इन्वेस्ट कर से ही एग्जेम्पशन आ जाएगी, 100 करोड़ माइनस 100 करोड़ टैक्सेबल नील हो गया कैपिटल गेन. अगले दिन मैंने जो 100 करोड़ की रूरल एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी 99 करोड़ में बेची थी. लोग कह रहे 3 साल से पहले बेचोगे तो हम एग्जेम्पशन भी छीन लेंगे और ऊपर कुछ मिला तो कैपिटल गेन लगा देंगे. आप बताओ, मैंने 100 करोड़ की लैंड 99 करोड़ में बेची, 1 करोड़ का घाटा किया या 19 करोड़ का फायदा किया? 19 करोड़ का फायदा किया. कैसे किया? एग्रीकल्चर लैंड अगर मान लो मैं यहाँ पे 100 करोड़ यूज करना चाहूँ, कुछ नहीं खरीदना चाहूँ, तो 20% 20 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा. मैंने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी 99 करोड़ में बेची, 1 करोड़ का घाटा, पर जो मैंने लैंड बेची वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो 99 करोड़ एज इट इज मेरा फ्री हो गया. तो 1 करोड़ का नुकसान करके 19 करोड़ का फायदा किया कि नहीं किया? है ना. तो ऐसे आप कर सकते हैं. क्लियर? चलिए, अब अगला सेक्शन है 54D, कंपलसरी एक्विजिशन. एक मैंने पढ़ाया था आपको, यहां पर कह रहे हैं कंपलसरी एक्विजिशन. देखिए 54D कह रहा है कि आपकी कोई फैक्ट्री थी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी, लैंड बिल्डिंग थी या एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग था, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के बीच में आ गई. गवर्नमेंट क्या करेगी? कंपलसरी टेक ओवर करेगी नहीं करेगी, और बदले में तुम्हें कंपेंसेशन देगी. सेक्शन 45(5) कंपेंसेशन रिसीव्ड. पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डेट ऑफ परचेज से. कंपलसरी एक्विजिशन से 1 दिन पहले तक. लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. फिर सेल प्रोसीजर क्या लिखते थे? कंपेंसेशन रिसीव्ड, वो यहाँ भी लिखेंगे. माइनस लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कॉस्ट, शॉर्ट टर्म है तो सीधी कॉस्ट. और डेप्रिसिएबल एसेट, ध्यान रखना, डेप्रिसिएबल एसेट जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे वो 100 साल पुरानी हो, इंडेक्सेशन नहीं होगा, और हमेशा वो शॉर्ट टर्म ही कहलाएगा. बोलो बात समझ आई कि नहीं? जबकि बॉन्ड और डिवेंचर में मैंने क्या सिखाया था कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो होगा बट इंडेक्सेशन नहीं होगा. तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, कैपिटल गेन तो दोनों एक जैसे आएंगे, बट टैक्स रेट का बेनिफिट हो जाएगा. कहीं 10% है तो कहीं 20%. जैसे हम सिक्योरिटीज बेचते हैं, तो सिक्योरिटीज बेचने पे क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हम इंडेक्स करके निकालते हैं तो उस पर 20% टैक्स लगता है, और अगर हम कॉस्ट को बिना इंडेक्स करे लेस कर दें तो 10% लगता है. चॉइस आपकी है, आप 10% लगाओ, 20%, नेचुरल बात है, जिसमें फायदा होगा वही काम करोगे. ठीक है. चलिए, तो देखिए, मान लीजिए हमारी कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी जिसमें हम अपनी इंडस्ट्री चला रहे थे, गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली, और वो कम से कम कितने साल से यूज हो रही थी? किस लिए? मेरे बिजनेस पर्पज के लिए. गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली, कंपेंसेशन रिसीव्ड आई, खर्चा था माइनस किया, कॉस्ट थी इंडेक्स की, कैपिटल गेन आ गया. अब इस कैपिटल गेन को मुझे बचाना है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है? कितने साल में इन्वेस्ट कर दो, और अगर नहीं 3 साल का टाइम है, इससे पहले रिटर्न की डेट आ जाएगी, रिटर्न की डेट तक खरीद लो, नहीं खरीद पाए जमा करा दो कैपिटल गेन अकाउंट में. वहां से भी अगर आपने 3 साल में नहीं खरीद पाए तो जिस ईयर में 3 साल एक्सपायर हो रहे हैं उस ईयर का कैपिटल गेन. कौन सा? बोले जी जमा कौन सा कराया था जी? लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म. बोलो बात समझ आई कि नहीं? और जो नई खरीदी जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, वो अगले 3 साल तक बेच नहीं सकते. 3 साल से पहले बेचा तो फिर वही ऊपर वाला शॉर्ट टर्म, और जो एग्जाम्पशन थी वो भी क्या है? शॉर्ट टर्म. बताओ समझ आया कि नहीं है? अब जानते हैं इसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी सी लग रही है, लिखा हुआ 3 साल कहां से? अब मुझे आप बताओ, आज गवर्नमेंट ने टेक ओवर की और मुझे मुआवजा ही 4 साल में मिला, कंपेंसेशन ही 4 साल बाद मिला, तो 3 साल तो पहले ही निकल चुके होंगे, क्योंकि डेट ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन से टाइम पीरियड काउंट हो रहा है. तो कायदे से क्या होना चाहिए यहां पर? लेकिन एक्ट में यही लिखा हुआ है,
गलत है या सही बताओ? तो हम सही कर देते, लाओ लिखो काट के, कंपेंसेशन रिसीव्ड। अब आप में से कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, सर आप तो कहते हो लो हमेशा सही होता है, आपने लो कटवा क्यों दिया? मैंने कुछ नहीं कटवाया है, इस बात को कहने के लिए एक सेक्शन और बना दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और उसमें कहा है जहां कंपलसरी एक्विजिशन है उसे कंपेंसेशन रिसीव्ड पढ़ा जाए। तो यार यही काट के लिख देते ना, जबरदस्ती बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक सेक्शन कम कर दिया 54H, वहां पर ये लिखा है कि कंपलसरी एक्विजिशन को क्या समझा जाए, कंपेंसेशन रिसीव्ड। तो जिस दिन कंपेंसेशन मिलेगी वहां से, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन कंपलसरी एक्विजिशन हुआ से एक दिन पहले तक, और इंडेक्स बेनिफिट भी कहां तक मिलेगा, वहीं तक। ऑल दो टैक्सेबल कब होगा, रिसीव्ड वाले ईयर में। याद आ रहा है कुछ? बस ये याद रखना, अगर डेप्रिसिएबल असेट है तो 100 साल पुरानी होने के बावजूद भी हम शॉर्ट टर्म ही लिखेंगे, और इंडेक्स तो वैसे ही नहीं होगा शॉर्ट टर्म का। ये वाला सवाल करो, ये मैंने दिया है, ये वाला पी कंपनी वाला। चलो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। जुलाई 2005 में खरीदी थी, कंपलसरी एक्विजिशन में गवर्नमेंट ने ले ली, और कंपेंसेशन कितनी दी, 8 लाख। WDB लिखा है, इसका मतलब डेप्रिसिएबल असेट, 4.5 के बदले 8 लाख मिले तो 3.5 लाख का कैपिटल गेन हो गया। और नया कितने में खरीदा, बहुत बढ़िया। चलिए करवाइए, पीरियड ऑफ होल्डिंग बताइए। जुलाई, हाँ जी 9 जुलाई, हाँ 9/7/19, शॉर्ट टर्म। देखा, टाइम पीरियड लंबा होने के बावजूद भी हमने क्या लिखा, शॉर्ट टर्म, क्योंकि WDB लिखा हुआ है। कंपेंसेशन रिसीव्ड बताओ कितनी है, 8 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एग्जेम्पशन 54D, जितना है उससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज क्लियर। अब देखिए एक सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के जवाब देने। जानते हैं हम क्या होता है, जब इनकम टैक्स को या किसी भी सब्जेक्ट को हम बड़े डीप में पढ़ते हैं ना, तो हमारा हृदय उससे जुड़ जाता है दिमाग के साथ साथ, और फिर जो है ना बहुत बहुत सारे इमोशनल क्वेश्चंस आते हैं, भावुक कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि मान लीजिए मेरे पास जो इंडस्ट्री है, किराए पे ली हुई है मैंने बहुत सालों से, और गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। अब बताओ कंपेंसेशन मुझे देगी गवर्नमेंट या मकान मालिक को, लैंड ओनर को देगी? उसे एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे। 15 साल से मेरे पास किराए पे थी ये इंडस्ट्री, 15 दिन पहले ही मैंने खरीदी है, अब मेरे नाम में रजिस्टर्ड हो गई, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। अब बताना पैसे कैसे मिलेंगे, मेरे नाम में रजिस्टर्ड है, तो मुझे एग्जेम्पशन मिल सकती है नहीं मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी। जानते हैं यहाँ पर हेल्ड एंड यूज्ड शब्द लिखा है, यहाँ पर ओन्ड शब्द नहीं लिखा। 15 साल से थी, मैं यूज कर रहा हूँ, और चूंकि मैंने 15 दिन पहले खरीद ली तो मेरी हो गई, इसलिए कंपेंसेशन मुझे मिलेगी, तो एग्जेम्पशन भी मुझे। बोलो बात समझ आई? चलो अगला सेक्शन 54EC, अवेलेबल टू ऑल असेसी, सभी असेसी को एग्जेम्पशन मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ध्यान रखना है बात, क्या होनी चाहिए। और बेचोगे क्या पता है, सिर्फ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। आपने लैंड, बिल्डिंग, बोथ कुछ भी बेचा, रेजिडेंशियल हो सकती है, कॉमर्शियल हो सकती है, यहाँ पर रेजिडेंस शब्द यूज नहीं हुआ है, जैसे सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल लिखा हुआ था। इंडिया में हो सकती है, आउटसाइड इंडिया हो सकती है। आपने कोई भी लैंड, बिल्डिंग बेचा, बेचकर आपको कैपिटल गेन हुआ, कौन सा वाला, लॉन्ग टर्म। अब गवर्नमेंट कह रही है आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को आपने इन्वेस्ट करना है 6 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन मैंने लैंड बिल्डिंग बेची, बेचने के 6 महीने के अंदर अंदर मुझे लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट करना है। और लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स के NHAI और RECL के बॉन्ड, जो 5 साल के बाद रिडीमेबल है, यानी 5 साल तक मुझे अपने पास रखने पड़ेंगे। क्लियर? 5 साल तक आपको रखने पड़ेंगे।
यानी जो आपने NACL और NHAI और RECL के बॉन्ड खरीदे 5 साल तक रिडीमेबल नहीं हो सकते और नहीं कन्वर्ट इनटू मनी में हो सकते हैं। कन्वर्ट इनटू मनी का मतलब होता है गिरवी रख के पैसे लेना। अगर आपने ऐसा किया 5 साल से पहले बेच दिया, कन्वर्ट किया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो NHAI और इसके बॉन्ड है, 5 साल से पहले कन्वर्ट किया, 5 साल से पहले कन्वर्ट किया, मान लो 1 साल से पहले कन्वर्ट कर दिया तो शॉर्ट टर्म, और लिस्टेड सिक्योरिटीज 1 साल के बाद क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म। मैंने 8 लाख के इन्वेस्ट किए थे और 5 साल से पहले 10 लाख में बेच दिए। अब 5 साल से पहले बेच रहा हूं तो टाइम पीरियड मुझे देखना पड़ेगा कि 5 साल से पहले बेचा तो मैंने 1 साल से पहले ही बेच दिया, तो 8 के 10 में बेचे 2 लाख शॉर्ट टर्म, और 8 लाख अभी तक हम शॉर्ट टर्म कर रहे थे, इस सेक्शन में लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म ही रहेगा। यानी एग्जाम्पशन विड्रॉ होने के बाद टैक्स लगेगा और लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म रहेगा। ऊपर मिला तो वो डिपेंड करेगा पीरियड ऑफ होल्डिंग पर। अब मान लीजिए 8 लाख का 1 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले बिके, तो 8 लाख से 10 लाख के बिके, 2 लाख ऊपर मिला, वो लॉन्ग टर्म, और 8 लाख तो लॉन्ग टर्म है ही। यानी कंडीशन ब्रेक करने के बाद जो एग्जाम्पशन थी वो तो लॉन्ग टर्म ही रहेगी। ऊपर जो पैसे मिल रहे हैं, अगर 1 साल से पहले बेचे तो शॉर्ट टर्म और 1 साल के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म, और चूंकि बॉन्ड है तो इंडेक्स होगा नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एक जैसा आंसर आएगा दोनों का। आपका बात समझ आई? 5 साल से पहले आप नहीं बेच सकते। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, 6 महीने का टाइम है। यहां ROI की डेट से मतलब नहीं, आपने कैपिटल गेन अकाउंट वाली स्कीम नहीं है, आपने 6 महीने में इन्वेस्ट करना ही करना है, कैपिटल गेन अकाउंट जमा करने वाली बात नहीं है। क्लियर? अब जानते हैं इसमें हुआ क्या, एक इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, जो लिखा है ना एट एनी टाइम पीरियड 5 ईयर्स, ये 3 साल होगा अगर ये डेट 1 अप्रैल 2018 से पहले की है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2018 से पहले किया है तो 3 साल पीरियड था, जो बाद में अब कितना हो गया, 5 साल। अच्छा, अब एक और बात, ये कहते हैं कि ये कैपिटल गेन है आपका, आप चाहते हो इन्वेस्ट करना, NHAI और RECL के बॉन्ड खरीदने, मुझे एग्जाम्पशन मिल जाएगी, और 1 साल में मैं मैक्सिमम कितने इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 50 लाख रुपए। अब देखिए लोगों ने दिमाग क्या चलाया, ध्यान से देखना। मुझे 25 मार्च 19 को 1 करोड़ का ये कैपिटल गेन हुआ लैंड बिल्डिंग बेचने पर। मैंने क्या किया, 31 मार्च 19 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और 5 अप्रैल 19 दूसरा 50 लाख इन्वेस्ट कर दिया। सेक्शन की ओरिजिनल जो आत्मा थी वो ये थी कि आपको एग्जम्पशन 50 लाख की मिलेगी, पर सेक्शन की फ्रेमिंग क्या हो गई, इन ए फाइनेंशियल ईयर। जरा देखना दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर हो गए कि नहीं हो गए, और 6 महीने में ही हो गया। ऐसे करके कुछ लोगों ने इस सेक्शन का एडवांटेज लिया और 1 करोड़ की एग्जम्पशन ले ली। अब बताइए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि लोग ये बदतमीजी ना कर पाए। गवर्नमेंट ने कहा इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर मिला के दोनों 50 लाख। तो इसका मतलब अब कितने की एग्जम्पशन मिलेगी, अब आप 1 करोड़ तो नहीं क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि सेक्शन में लिख दिया कि सब्सिक्वेंट ईयर और फाइनेंशियल दोनों मिला के 50 से ऊपर नहीं ले सकते आप। पहले क्या था, इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो इन ए फाइनेंशियल ईयर, इन ए फाइनेंशियल ईयर। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? अभी कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, मैक्सिमम 50 लाख। बताओ, अब मैं सवाल दूंगा तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? हैं? ना ना 85 की मिलेगी, हाँ बस बस। चलिए एक सवाल दे रहा हूं, उसे करके दिखाओ। ये वाला सवाल है आपका, मैक्सिमम एग्जम्पशन, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख ले सकते हो। ये वाला सवाल करो। हाँ चलिए करते हैं इसको। पीरियड होल्डिंग बताओ। हैं जी, 4/2006 से 19 लॉन्ग टर्म। सेल प्रोसीड 9,90,000 ब्रोकरेज हैं 5%, 5%, 5% है। चलो नेट सेल प्रोसीड बताओ।
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज पे भी थी, इसलिए 2 लाख का 5%, 2,10,000। हाँ जी, जीरो 54 EC की एग्जाम्पशन कितना इन्वेस्ट किया है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लो जी खत्म। अब यहाँ भी ध्यान रखना, अगर ये बॉन्ड्स वगैरह हम 5 साल से पहले बेचेंगे, अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो ऊपर वाला भी लॉन्ग टर्म और एग्जाम्पशन भी लॉन्ग टर्म। 1 साल से भी पहले बेचा तो ऊपर वाला शॉर्ट टर्म, मतलब जो ऊपर कमाएंगे हम, और जो एग्जाम्पशन थी वो लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म रहेगी, विल नॉट बी चेंज। अब अपना सेक्शन है 54EE। असेसी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर किया, कुछ भी जो कैपिटल असेट है वो ट्रांसफर हुई है। इन्वेस्टेड होल और एनी पार्ट ऑफ कैपिटल गेन इन यूनिट्स इश्यूड बिफोर 1 अप्रैल 2019 ऑफ such fund as may be notified by central government in this behalf. Such investment can be made within 6 months from the date of transfer of original asset. The amount of such investment made on or after 1 July by the assessee during the financial year cannot exceed 50 लाख। मतलब कुछ भी मैंने बेचा, बिल्कुल 54EC की तरह कैपिटल गेन हुआ। पिछले साल तक क्या था, स्टार्टअप में लगाते थे पैसा अब वो क्या करते हैं, स्टार्टअप नहीं कर सकते तो यूनिट्स में ले लो, यूनिट्स स्टार्टअप के यूनिट्स वगैरह हैं उनमें लगा दो। 1 साल में 50 लाख और सब्सिक्वेंट मिला के दोनों 50 लाख से ऊपर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर? और 6 महीने का टाइम पीरियड वो वहीं का वहीं है। लॉन्ग टर्म स्पेस शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इफ लॉन्ग टर्म स्पेस ट्रांसफर्ड, या उसके अगेंस्ट कोई लोन ले लिया जाता है। जो यूनिट्स लिए हैं आप बेच देते हैं, लोन ले लेते हैं 3 साल या 3 साल ही अभी पीरियड, तो भैया जो आपको ऊपर मिलेगा, अब 3 साल का टाइम है, फिर वही कहूँगा 1 साल से ऊपर है तो लॉन्ग टर्म, 1 साल से नीचे है तो ऊपर का पार्ट शॉर्ट टर्म और नीचे वाला लॉन्ग टर्म। यहाँ पर भी एग्जाम्पशन जो आपकी छीनी जाएगी वो लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म ही रहेगी। इसका मतलब 54EC में भी टाइम से पहले बेचा, कैपिटल गेन जो एग्जाम्प्ट हुआ था वो लॉन्ग टर्म ही रहेगा। 54EE में भी लॉन्ग टर्म ही रहेगा, और इवन 54F में भी आगे पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ भी लॉन्ग टर्म। 3 सेक्शन ऐसे होंगे जहां पर एग्जाम्पशन विड्रॉ होने के बाद लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म रहेगी। इस साइड क्लियर? बाकी सेक्शन में एग्जाम्पशन भी क्या बन जाएगी, शॉर्ट टर्म। अब 54F लास्ट सेक्शन है, ये देख लेते हैं हम, कुछ नहीं है इसमें। आप अदर देन रेजिडेंशियल हाउस कुछ भी बेचते हो, देखो लिखा है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडिविजुअल और HUF को अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, ये एग्जाम्प्ट होगा, बस चेंज क्या आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन। मैं प्रैक्टिकली समझा देता हूँ एक एग्जांपल से, बहुत ईजी है। मान लो मैंने कुछ भी बेचा, मुझे 20 लाख का कैपिटल गेन हुआ, एक्सपेंस हुए 50,000, नेट सेल प्रोसीड हो गए 19,50,000, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 14 लाख है, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 5,50,000। अब मैं चाहता हूँ एग्जाम्पशन 54F की। गवर्नमेंट कहती है अभी तक हम आपसे ये इन्वेस्ट करा रहे थे और इसी में एग्जाम्पशन दे देते थे, अब आप इन्वेस्ट करोगे ये एग्जाम्पशन मिलेगी यहाँ से। अगर आप 19,50,000 का घर खरीद लेते हैं, बेचा कुछ भी है और खरीद कर रहे हैं घर, तो हम आपको एग्जाम्पशन पूरी 5,50 दे देंगे। पर मैंने क्या किया, मैंने 18 लाख का खरीदा, तो गवर्नमेंट कह रही है अब हम इसे प्रोपोर्शनेट करेंगे। 19,50,000 पे आपने कितना कमाया, 5,50,000, 18 लाख पे कितना, ये आपकी एग्जाम्पशन हो जाएगी, और बचे हुए पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। या तो आप पूरा इन्वेस्ट कर दो तो पूरा 5,50,000 ले लो, है ना। जरा बताना कितना रहे। वह घर, देखो वहां क्या था, घर बेचा और घर खरीदा, या कुछ भी बेचा और घर खरीदा। नहीं 76 नहीं है, 7,6, तो कैपिटल गेन जो आएगा वो टैक्स लग गया। अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, बात नहीं, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। टाइम लिमिट वही है, डेट ऑफ सेल से 1 साल पहले, डेट ऑफ सेल के 2 साल के अंदर और 3 साल के अंदर, जो 54 वाला था, पर 2 करोड़ वाली बात नहीं है ना। दूसरी बात, अगर रिटर्न की डेट तक बना लिया, खरीद लिया, बहुत अच्छी बात, नहीं खरीदा बन पाए तो कैपिटल गेन में जमा करना है, जो अभी बीच के सेक्शंस में नहीं था। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, जमा क्या करना है,
कैपिटल गेन या नेट सेल प्रोसीड? नेट सेल प्रोसीड जमा करना है पूरा 19,50,000 जमा हो गया। अब आपने 3 साल 2 साल तक ना खरीदा बनवाया 3 साल तक, तो अब एक्सपायर हो गया, अब टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन से पैसे निकालेंगे तो जानते हैं टैक्स किस पे लगेगा? 19,50,000 पे नहीं लगेगा, जमा पूरा करना है ना। और छीनी क्या जाएगी? एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन छीनने के बाद लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म। क्लियर? अच्छा, अब जो नया मकान है, ध्यान सुनना एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस दिन आप नया मकान खरीद रहे हो उस दिन एक मकान नहीं है तो आपको एग्जाम मिलेगी, और एक है तो भी मिल जाएगी, पर ऑलरेडी 2 हैं तो भूल जाओ, फिर एग्जाम्शन नहीं है। अच्छा, मैंने ये एग्जाम्शन ऐसे ले ली, 18 लाख का मकान खरीदा नया और 20 लाख का बेच दिया 3 साल से पहले। गवर्नमेंट कहती है 3 साल तक आप बेच नहीं सकते, और नहीं 3 साल तक दूसरा खरीद सकते। मैंने खरीद लिया तो जो एग्जाम्शन मिली वो छीन ली जाएगी, उस ईयर में इस पर लॉन्ग टर्म मान के टैक्स लग जाएगा। और अगर खरीद के बेच दिया 18 का 20 में तो 2 लाख तो शॉर्ट टर्म है ही, बोलो हाँ है ना। और ये जो एग्जाम्शन है, ये एग्जाम्शन 18 लाख नहीं, ये क्या मानी जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अकॉर्डिंगली आपको इस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। बोलो बात समझ आई कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिस दिन खरीदोगे एक घर या एक और एक घर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी 2 घर है, भूल जाओ। अच्छा, जमा कराया तो जमा ये कराओगे, लेकिन नहीं खरीद पाए ना बनवा पाए तो टैक्सेबल ही होगा। 3 साल से पहले ना खरीदोगे ना बेचोगे, खरीदा तो ये टैक्सेबल उस ईयर में, और बेच दिया तो 18 का 20 में बेचा 2 लाख ऊपर, और चूंकि 3 साल से पहले आ रहा है शॉर्ट टर्म हो सकता है। या मकान लैंड और बिल्डिंग तो 24 महीने से ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ 3 साल लिखा है, मान लो 24 महीने से ऊपर है तो दोनों चीज लॉन्ग टर्म हो जाएंगी। और अगर 2 साल से पहले है तो 18 का 20 में बेचा 2 लाख शॉर्ट टर्म और 18 लॉन्ग टर्म। अच्छा, बात आती है सर 2 साल से बाद में बेचा तो 2 लाख भी लॉन्ग टर्म, फिर इंडेक्स होगा कि नहीं होगा? इंडेक्स होगा, ध्यान रखना इस बात में। किस चीज़ का? कॉस्ट का। 18 लाख का इंडेक्स करके 20 लाख में से लेस करेंगे, और ये तो छीनी ली जाएगी, ये तो लॉन्ग टर्म की लॉन्ग टर्म रहेगी। बात क्लियर? बस थोड़ा सा मुझे और समय दे दो ताकि मैं खत्म ही कर दूं। देखिए सेक्शन 111A, ये क्या कह रहा है? कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इक्विटी शेयर्स यूनिट्स 15% से टैक्स लगेगा। इफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हैज बीन पेड, जब हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटी बेचते हैं तो उस पर एक मामूली सा टैक्स लगता है, उसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ है और आपको इन पर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% से टैक्स लगेगा। बोलो बात समझ आई? इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल बी रिड्यूस। ध्यान रखना ये सिर्फ रेजिडेंशियल मतलब रेजिडेंट होना चाहिए इंडिविजुअल एचयूएफ। तो उस केस में क्या होगा? मान लो, ध्यान सुनना, एग्जांपल से बता रहा हूं, 2 लाख मेरी अदर इनकम है और 3 लाख मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सिक्योरिटी वाला। कितने लाख तक टैक्स नहीं है? 2.5 लाख तक। तो 2 लाख तो अदर इनकम बच गई, 50,000 वो 2.5 लाख बच गई। अब बताओ 5 में से 2.5 तो एग्जाम्प्ट हो गया, बचा 2.5, ये 2.5 पूरा शॉर्ट टर्म माना जाएगा और इस पर 15% टैक्स लगेगा। और ये सिर्फ रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को अवेलेबल नहीं है। और रेजिडेंट का मतलब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी दोनों। बात क्लियर? चलिए, इसके बाद नो डिडक्शन चैप्टर 6 से, क्योंकि 15% का कंसेशन मिल रहा है आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज वुड बी टैक्सेबल एट ए कंसेशनल रेट इवन, चूंकि इस पे एसटीटी लगेगा ही नहीं जब फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस पर भी हम 15% ही लगाएंगे। क्यों? विदेशियों को बुलाना नहीं है इंडिया। क्लियर? फिर 112 क्या कह रहा है? कोई भी एसएससी हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसे कितने % से टैक्स देना है? 20% से। मैंने सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, बट ये वाला मैंने वो बताया था कि लिस्टेड सिक्योरिटीज वगैरह है, तो मैंने आपको क्या बताया था वहां पे? नहीं 10% विदाउट इंडेक्स और 20% इंडेक्स, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमने निकाला है कॉस्ट को इंडेक्स करके, फिर सेल प्रोसीड से लेस किया तो ये इंडेक्स के साथ आया। और अगर हम कॉस्ट को इंडेक्स ना करें तो विदाउट इंडेक्स, दोनों तरह से कैपिटल गेन निकालेंगे। बिना इंडेक्स 10% टैक्स और विद इंडेक्स 20%। वो आपकी इच्छा है, जो कर लो। ये थोड़ा सा कलाकारी है, इसे ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं थोड़ी देर धैर्य बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है समझना। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1, यूनिट्स 2,
और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट 3, सिर्फ 3 आइटम्स के लिए। ध्यान से सुनना, मैंने 3 लिखा है यहां पर, इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ एनी इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तीनों में से किसी के भी मेरे पास यूनिट्स या शेयर्स हैं, वो 10% से टैक्स लगेगा कैपिटल गेन। किस पर? लॉन्ग टर्म। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहा हूं। If security transaction tax has been paid on acquisition and sale in such case of equity shares and on such sale in case of units oriented fund or business trust, यानी जो भी मैंने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड या बिजनेस ट्रस्ट, इनमें से किसी के भी खरीदे बेचे उन पर मैंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, तो मैं कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म होगा इन पर 10% से टैक्स पे करूंगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं? फ्लैट रेट 10%। ये पॉइंट एकदम क्लियर है? आगे सुनो। इन केस ऑफ, अब रेजिडेंट को बेनिफिट दिया गया, रेजिडेंट का मतलब ओआर एनओआर दोनों, इसका नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट नहीं है। और क्या बेनिफिट है देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अनएग्जॉस्ट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एंड बैलेंस शैल बी टैक्स एट 10%। वही अभी जो बता के चुका मैं। अनएग्जॉस्ट का मतलब 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। अगर अदर इनकम मान लो मेरी 1.5 लाख है और ये वाली इनकम मेरी 4 लाख है, तो 1.5 तो वो एग्जम्प्ट होगी 2.5 लाख में, और इस 4 में से एक इधर शिफ्ट हो गई। अब जो 3 बचा वो मेरा लॉन्ग टर्म ही बचा, उस पर सीधा 10% टैक्स लगेगा। बोलो बात समझ आई? अनएग्जॉस्ट का मतलब 2.5 लाख में जितने कम पड़े अदर इनकम में, वो हम यहां से जोड़ के 2.5 लाख तक माफ कर देंगे। बात क्लियर? फिर देखिए क्या क्या, कोई डिडक्शन नहीं, कोई रिबेट नहीं, ठीक है। अब देखिए यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इन एक्सेस ऑफ 1 लाख arising from transaction undertaken on a recognized stock exchange located in an international financial services would be taxable at a conditional 10%। भले ही क्या नहीं लगा, टैक्स नहीं लगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी हायर। अब चूंकि अमेंडमेंट आया था 1 फरवरी 2018 को, ध्यान रखना इन तीनों का इंडेक्स नहीं होगा, तो फिर क्या लेंगे? बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत ध्यान से सुनना। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो एक तो जितने में खरीदा, दूसरा एफएमबी हाईएस्ट प्राइस ऑफ शेयर यूनिट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ऑन 31 जनवरी 2000 इक्विटी शेयर यूनिट वगैरह, बट इट कैन नॉट बी मोर देन सेल प्राइस। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, 100% अटेंशन चाहिए। खरीदे जितने के वो, और चूंकि 1 फरवरी को चेंज आया, तो 31 जनवरी को जो फेयर मार्केट वैल्यू उन सिक्योरिटीज की होगी, दोनों में क्या लेंगे? हायर। लेकिन इन सिक्योरिटीज को बेचेंगे तो सेल प्राइस कुछ आएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसका ना गवर्नमेंट आपको लॉस नहीं देगी, लॉस अलाउड नहीं करेगी। एग्जांपल, सर ये 10 लाख है और एफएमबी है 12 लाख और सेल प्राइस है 11.5 लाख, तो सर कॉस्ट क्या होगी? बोले साहब फिर हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, और दोनों में जो है वो कॉस्ट लेंगे आपकी। नहीं सर ये तो 13 लाख थी, तो फिर 12 लाख ले लेंगे, ठीक है। अब एक और समस्या, 31 जनवरी को कोई डील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें? इस सेक्शन में इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है, विदाउट इंडेक्स होगा लॉन्ग टर्म भी, कॉस्ट इंडेक्स नहीं कर सकते आप। तो क्या करना है? ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। मैंने 10 साल पहले खरीदे थे 1 लाख के, 1 लाख डिवाइड बाई उस साल का इंडेक्स, और चूंकि अवेलेबल नहीं है मार्केट प्राइस, तो ईयर कौन सा हो गया है? 17-18 मल्टीप्लाइड बाई 17-18। तो ये कॉस्ट इंडेक्स इसलिए की गई कि एफएमबी निकाली जा सके, बस, और कुछ नहीं, और कोई यूज नहीं है इसका। समझ रहे हो? फिर से सुनो। अब चूंकि 31 की अवेलेबल है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन हुआ, उस सिक्योरिटी का तो कॉस्ट अवेलेबल थी, एफएमबी हमने उठा ली। अब एफएमबी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करें? और इस सेक्शन में चाहे 15 साल पहले आपने सिक्योरिटी खरीदी थी, अगर एफएमबी अवेलेबल है तो इंडेक्स होना ही नहीं है, पूरे सेक्शन में इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है। बट कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ सर, अब हम कहां से लाएं एफएमबी? तो उसके लिए उन्होंने कहा अब आप इंडेक्स नंबर यूज करो, और ये सेक्शन के लिए इंडेक्स नहीं हो रहा, ये इंडेक्स हो रहा है फेयर मार्केट वैल्यू के लिए, कि डिवाइड बाई वो ईयर मल्टीप्लाइड बाई 17। अच्छा बिकी 19-20 में, तो इंडेक्स हम किसका करते थे? 19-20 का करते थे कि नहीं करते थे? पर मैं किसका करवा रहा हूं?
17.5 क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट में किस पे लेके आ रहा हूं? फेयर मार्केट वैल्यू पर। भले इंडेक्स किया, बट दैट इंडेक्स इज नॉट फॉर कैपिटल गेन पर्पस, दिस इज यूज्ड ओनली फॉर एफएमवी। बोलो बात समझ आई? क्लियर? 1 लाख से ऊपर होगा, देखो 2.5 लाख की तो वैसी एग्जाम्शन है, 1 लाख की और एग्जाम्शन दी रेजिडेंट को। इसके बाद जो भी होगा उस पर कितने परसेंट से टैक्स है? 10% से। और अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो तो 15% उस टैक्स पर सरचार्ज है, और फिर इनकम टैक्स और सरचार्ज जोड़ के दोनों के ऊपर 4% सेस है। ये प्रैक्टिकल मैंने दिया है। इसको देखो, अब अगर हम करें 1 करोड़ 25 लाख, जरा बताओ 60,000 मेरी अदर इनकम है, तो 60,000 2.5 लाख करने के लिए कितना जोड़ना है? 190। बोलो हाँ है ना? और प्लस 1 लाख तक वैसी छूट है, कितना हो गया टोटल? 350। अगर मैं 1 करोड़ 25 लाख 60,000 टोटल इनकम में से कितना लेस कर दूं? 3,50,000। तो बताओ मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई कि नहीं आ गई? 2.5 लाख तो एग्जम्पशन देनी है, तो 2.5 लाख में क्या है? 60 तो ये मैंने पूरी दे दी। अब एग्जॉस्ट करनी है 2.5 लाख तक, तो 190 मैंने और दे दी, और 1 लाख का तो मुझे सेक्शन का एडवांटेज ही है। अब जरा बताओ इनकम कितनी आई? 1 करोड़ 22 लाख। अब इस पर टैक्स लगाओ 10% से, कितना आ रहा है? 12,21,000। अब इस पे 15%, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लगाओ, जोड़ दो। 1,83,150 पूरा बोला करो यार एक साथ। हाँ, 14,04,150। क्या कर दूंगा अब? सेस एजुकेशन हेल्थ कितना? 56,166, दोनों जोड़ दो। 14,60,300। चूंकि ये 5 या उससे ऊपर है लास्ट वाली डिजिट, 16 आ रहा है ना, तो इसको हम 20 कर देंगे। खत्म। बोलो समझ आया? दिस वाज कैपिटल गेन। और इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। बस एग्जामिनर निर्दयी हुआ तो वो 31 जनवरी 2018 की एफएमवी नहीं देगा, वहां तुम्हें क्या करना है? इंडेक्स करके एफएमवी निकाल देनी है। बोलो बात समझ आई कि नहीं? और बाकी पूरे सेक्शन में आपने कहीं भी, और इंपॉर्टेंट बात यह कि 1 लाख का एडवांटेज कब मिलेगा? जब रेजिडेंट होगा, नॉन रेजिडेंट को एडवांटेज। बोलो समझ आया? तो मैं मानूं आज की क्लास एकदम क्लियर? बहुत